हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं मुनीश कुमार मौर्य। आज हम लोग कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के यूनिट नंबर 3 रासायनिक बलगतिकी का अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, ये हमारी कक्षा 12 रसायन विज्ञान की इकाई 3 है, जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बल गतिकी, इसको बच्चों इंग्लिश में केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। तो देखिए, हम पहले तो ये जानेंगे कि हम इस यूनिट में क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि किसी यूनिट को पढ़ने से पहले हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि हमें उस यूनिट में क्या पढ़ना है। तो इस यूनिट के अंदर हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग, उनके वेग को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों और रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। क्रिया विधि से मतलब यह है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कैसे हो रही है, कितने पदों में हो रही है, तो ये सब जानना रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि कहलाता है। तो ठीक है, हम लोग सबसे पहली हेडिंग लगाते हैं, यही रासायनिक बल गतिकी। देखिए, रासायनिक बल गतिकी, तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि कामा अभिक्रिया वेग या दर, कामा वेग को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे ताप, दाब, सांद्रता तथा उत्प्रेरण की उपस्थिति का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक बल गतिकी कहलाती। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी डेफिनेशन है रासायनिक बल गतिकी की,
एक बार फिर से समझ लेते हैं, सभी लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, अभिक्रिया वेग या अभिक्रिया की दर का अध्ययन किया जाता है, और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों जैसे ताप, दाब, सांद्रता तथा उत्प्रेरक की उपस्थिति, इन सभी चीजों का अध्ययन हम रसायन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे ही बच्चों रासायनिक बलगतिकी कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो उन चीजों को समझने के लिए हमें पहले कुछ अन्य बातों को भी समझना पड़ेगा, ठीक है, जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए बच्चों, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग अगली हेडिंग डालने वाले हैं वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। मतलब हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है, ठीक है, उसके आधार पर हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो पहले तो बच्चों हम आपको एक बात ये बता देते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग है क्या। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया शुरू की जाती है तो जैसे जैसे हमारा समय बढ़ता जाता है तो अभिकारकों की सांद्रता में धीरे धीरे कमी आने लगती है और उत्पादों की सांद्रता बढ़ती जाती है। तो इसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की दर या फिर रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो वेग के आधार पर, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की दर के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं हमारी 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं हमारी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? देखिए, नंबर 1 तीव्र अभिक्रियाएं, नंबर 2 मंद अभिक्रियाएं, और नंबर 3 अति मंद अभिक्रियाएं। तो बच्चों, इस तरीके से हमारी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। थोड़ा लाइट की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। चलिए हम लोग अपनी क्लास को रीस्टार्ट कर लेते हैं, वापस से टॉपिक्स को समझते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं हमारी 3 प्रकार की होती हैं, तीव्र अभिक्रियाएं, मंद अभिक्रियाएं और अति मंद अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि तीव्र अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तीव्र अभिक्रियाएं, तो देखिए, वे अभिक्रियाएं जो अतिशीघ्र अर्थात 10⁻³ सेकंड के आसपास या इससे कम
संपन्न हो जाती हैं, तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है बेटा, ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत ही शीघ्र हो जाती है, यानी बहुत जल्दी से कंप्लीट हो जाती हैं, मतलब जिनको पूरा होने में 10⁻³ सेकेंड से भी कम समय लगता है, तो उनको तीव्र अभिक्रियाएं कहा जाता है। अब बेटा क्योंकि ये अभिक्रियाएं इतनी जल्दी हो जाती हैं कि इनकी दर का अध्ययन नहीं किया जा सकता, यानी इनका जो वेग निर्धारण है वो संभव नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, इन अभिक्रियाओं का वेग निर्धारण संभव नहीं है। बेटे इन अभिक्रियाओं का वेग निर्धारण संभव नहीं है। जैसे हमारी जितनी भी आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं, आयनिक अभिक्रियाएं जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया, बेटा आप लोगों ने ये 10th क्लास में इसके बारे में पढ़ा होगा। तो ये जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है, यानी जो हमारी ये आयनिक अभिक्रिया है, ये एक प्रकार की तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे देखिए, अगर हम किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षार से करवा देते हैं, जैसे अम्ल में हमने ले लिया HCl और क्षार में ले लिया हमने NaOH, अगर आप इनके बीच में कोई अभिक्रिया कराओगे तो यहां से आपका एक लवण बन जाएगा, यानी कि NaCl बनेगा और H2O बन जाएगा। तो ये अभिक्रिया जो है वो हमारी आयनिक अभिक्रिया है, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया का ये एक उदाहरण है। ठीक है, और इस अभिक्रिया को पूर्ण होने में 10⁻³ सेकेंड से भी कम समय लग रहा है, इसलिए यह अभिक्रिया हमारी तीव्र अभिक्रिया की कैटेगरी में आएगी। और इसमें यह भी बताया है मैंने आप लोगों को कि इन अभिक्रियाओं का वेग निर्धारण संभव नहीं है, अर्थात इन अभिक्रियाओं का अध्ययन हम लोग रासायनिक बलगतिकी के अंदर नहीं करेंगे। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे हमारे आती है मंद अभिक्रियाएं। देखिए, वे अभिक्रियाएं जो ऐसे भी लिख सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनका वेग या जिनकी दर हाँ तीव्र अभिक्रियाओं से कम तथा अति मंद अभिक्रियाओं से अधिक होता है। ठीक है, तो मंद अभिक्रियाएं बेटा वे होती हैं जिनका वेग तीव्र अभिक्रियाओं से कम होगा लेकिन अति मंद अभिक्रियाओं से अधिक होता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये हमारी कहलाती है मंद अभिक्रियाएं। फिर से समझ लीजिए एक बार, वे अभिक्रियाएं जिनका वेग तीव्र अभिक्रियाओं से कम तथा अति मंद अभिक्रियाओं से अधिक होता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम
मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। और इन अभिक्रियाओं का वेग निर्धारण संभव है और इसीलिए हम इन्हीं अभिक्रियाओं का अध्ययन रासायनिक बलगतिकी के अंदर करेंगे। तो इसमें एक बात और लिख देते हैं, इन अभिक्रियाओं का वेग निर्धारण संभव है। ठीक है बच्चों, तो इन अभिक्रियाओं का अध्ययन हम लोग रासायनिक बलगतिकी के अंदर करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग इनके बारे में कुछ और चीजें भी समझ लेते हैं बेटा। तो जैसे कि अगर हम बात करें जल अपघटन की, ठीक है, जैसे हमारे पास वाटर है तो हम जानते हैं, उदाहरण के तौर पर अगर इसका उदाहरण देखें, इसके अंदर हमारी जो आणविक अभिक्रियाएं होती हैं वो आ जाती हैं, आणविक अभिक्रियाएं। तो जितनी भी आणविक अभिक्रियाएं हैं वो हमारी इसी कैटेगरी में आ जाती हैं, मतलब मंद अभिक्रियाओं में आती हैं। जैसे 2H2O यानी कि जल, ये अपघटित होगा, ये हमें क्या देगा, 2H2 प्लस O2। तो ये अभिक्रिया हमारी मंद अभिक्रिया है और ऐसी ही अभिक्रियाओं का अध्ययन हम लोग रासायनिक बलगतिकी के अंदर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं अब इसको मिटा करके आगे की चीजें आप लोगों को समझा रहा हूं। अब हम लोग बात करने वाले हैं तीसरे प्रकार की अभिक्रियाओं की, जिसको हम कहते हैं अति मंद अभिक्रियाएं। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं, देखिएगा। हाँ, तो तीसरे नंबर पे हमारी अभिक्रियाएं आती हैं, नंबर 3 पे अति मंद अभिक्रियाएं। अति मंद अभिक्रियाएं, देखिए नाम से मालूम चल रहा है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनका वेग बहुत कम होता है, यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें हमें कोई बदलाव साल या 6 महीने में या उससे भी अधिक समय में देखने को मिलता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को मंद अभिक्रियाएं कहा जाता है। यानी इनका जो दर है बहुत ही कम होती है और ऐसी अभिक्रियाओं का दर निर्धारण भी संभव नहीं है और इसीलिए ऐसी अभिक्रियाओं का अध्ययन भी हम लोग रासायनिक बलगतिकी के अंदर नहीं करते हैं। देखिए, वे अभिक्रियाएं जिनका वेग अत्यंत कम होता है, अर्थात इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन महीनों या वर्षों में होता है। तो वे अभिक्रियाएं जिनका वेग अत्यंत कम होता है, यानी इतना कम होता है कि इनमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन हम लोगों को महीनों में या फिर वर्षों में देखने को मिलता है, तो ऐसी अभिक्रियाएं हमारी अति मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और इन अभिक्रियाओं का वेग निर्धारण भी संभव नहीं है, इनका वेग निर्धारण भी संभव नहीं, मतलब हम इनका भी वेग निर्धारित नहीं कर सकते हैं और इसीलिए इन अभिक्रियाओं का अध्ययन भी हम रासायनिक बलगतिकी में नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों। हाँ, अब
मैं आगे आप लोगों को कुछ चीजें और बताता हूं, पढ़ाऊंगा आपको। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण हम लोग ये दे सकते हैं कि उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, ठीक है, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल का निर्माण। ठीक है, इसका अगर हम उदाहरण देखना चाहें तो इसका उदाहरण हो जाएगा उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के संयोग से जल का निर्माण। ठीक है, तो अगर उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल बनने की अभिक्रिया को देखते हैं तो यह अभिक्रिया बहुत ही स्लो होती है, अर्थात इसकी जो दर है बहुत ही ज्यादा कम होती है। इसलिए हम ऐसी अभिक्रियाओं का अध्ययन भी रासायनिक बलगतिकी के अंदर नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया की दर या वेग। देखते हैं अभिक्रिया की दर या वेग। तो अभिक्रिया की दर या वेग क्या होती है, तो इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, हमने आप लोगों को कुछ देर पहले ही बताया था कि जब हमारी कोई रासायनिक अभिक्रिया शुरू होती है तो उस अभिक्रिया को होते हुए जैसे जैसे हमारा समय गुजरता जाता है तो अभिकारकों की सांद्रताएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं और उत्पादों की सांद्रताएं बढ़ने लगती हैं। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं अभिक्रिया की दर या फिर अभिक्रिया का वेग। तो देखिए, इसको हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। ठीक है, मतलब इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए, तो हम इसको लिख सकते हैं अभिक्रिया दर या अभिक्रिया वेग बराबर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। ठीक है बच्चा, तो अभिक्रिया दर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। ठीक है, अभिकारक या फिर उत्पाद, किसी एक को आप पकड़ लीजिए, चाहे अभिकारक की सांद्रता को ले लीजिए या फिर उत्पाद की सांद्रता को ले लीजिए। तो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। तो अगर हम ऐसा मान लें कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा सी है और
समय में परिवर्तन डेल्टा टी है, यहां लिख लेते हैं, यदि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा सी तथा परिवर्तन में लगा समय डेल्टा टी है तब। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने इसी फार्मूले में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, इसकी जगह पे डेल्टा सी को रिप्लेस कर देंगे और परिवर्तन में लगा समय उसकी जगह पर हम डेल्टा टी को रिप्लेस कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा अभिक्रिया दर या अभिक्रिया वेग बराबर डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, यहां तक सभी के समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि अभिक्रिया वेग की इकाई क्या होती है। ठीक है, देखिए अभिक्रिया वेग की इकाई, ठीक है, या मात्रक। तो अभिक्रिया वेग की इकाई या फिर मात्रक क्या होगा, वो बेटा हम यहीं से निकाल लेंगे। देखिए डेल्टा सी क्या है, सांद्रता है, ठीक, और सांद्रता हमारे पास मोल प्रति लीटर भी हो सकती है। और समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक मिनट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, और घंटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसी हिसाब से हम इसका मात्रक बना देंगे। तो क्या मात्रक बनेगा, देखिए ये तो हो गया समय, सॉरी ये हो गई हमारी सांद्रता, ठीक है। तो इसका मात्रक हो जाएगा सांद्रता और नीचे है समय, तो इसको लिख सकते हैं सांद्रता इंटू समय की पावर -1, है ना, सांद्रता समय इनवर्स। अगर हम ऐसा मान लें, यदि सांद्रता मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स में हो तथा समय मिनट में हो तब, तो देखिए हमारी इकाई क्या बन जाएगी, तो हमारी इकाई बन जाएगी मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, सांद्रता की इकाई मोल लीटर इनवर्स और समय इनवर्स, और समय हमारा अगर मिनट में है तो फिर मिनट इनवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अभिक्रिया वेग की इकाई को निकाल सकते हैं। तो इसकी इकाई बन जाएगी मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। अगर इसकी जगह पे समय जो है सेकंड में दिया हो, ठीक है, तो मिनट इनवर्स की जगह पे हमारा सेकंड इनवर्स हो जाएगा। वर्षों में दिया हुआ है तो फिर मिनट इनवर्स की जगह पे हमारा वर्ष इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों की बातें मैं समझता हूँ सभी के समझ में आई होंगी। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।